नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं, चाहे यूपीएससी की बात करें, यूपीपीएससी की बात करें या फिर समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी की बात करें, बिना पेन उठाए हुए कभी उद्धार नहीं होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह रहती है कि प्री देते समय ज्ञान तो बहुत अर्जित कर लिया होता है, एक एक तथ्य रटा होता है, लेकिन जब बात आती है उत्तर लेखन की तो उत्तर लेखन के समय यही समझ में नहीं आता है कि शुरुआत कहां से करें। वो कहा जाता है ना कि क्या भूलूं क्या याद करूं। मुख्य परीक्षा में यही लगता है कि आखिर ऐसी कौन सी बातें हैं जिसको हमें लिखना चाहिए पेपर में, ऐसी कौन सी बातें हैं जिसको हमें छोड़ना चाहिए, आखिर हमारा आंसर यानी उत्तर बेहतर कैसे होगा। और कुछ लोग इसके लिए बड़ी भारी भरकम वीडियो देखते हैं कि अच्छा उत्तर क्या होता है, अच्छा उत्तर कैसे लिखें, इसकी शुरुआत कैसे करें। चलिए आज समझाते हैं आपको। आप जैसे कि देखकर समझ चुके होंगे, मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन। अपने इस श्रृंखला में दरअसल हम आपको डेली एक क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। सॉल्व कराएंगे का मतलब आपका फॉर्मेट तैयार कराएंगे और आपको बताएंगे कि आखिर लिखना कैसे है। आप उसको लिखा कीजिए, उसको हमारे टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दिया कीजिए। उससे क्या होगा, आपका रिव्यू किया जा सकेगा कि आखिर आप लेखन में किस तरह से सुधार कर रहे हैं या नहीं, आखिर कौन सी कमियां हैं जिसको दूर किया जाना चाहिए, एक अच्छा उत्तर किसे हम कहते हैं। इन सभी बातों को हम आज समझने का प्रयास करेंगे और यह श्रृंखला इसलिए शुरुआत की है ताकि आने वाले समय में हम जो पीसीएस को लेकर सर के साथ एक नया बैच लाने वाले हैं, जिसमें आपको आंसर राइटिंग मुख्य रूप से ऑफलाइन में कराई जाएगी और ऑनलाइन भी आपको सपोर्ट प्रदान किया जाएगा, उसकी एक प्रकार से शुरुआत यहां करने जा रहे हैं। लेकिन यहां सिर्फ एक क्वेश्चन होगा, याद रखिएगा, और इसी एक क्वेश्चन के आधार पर आप अपना आकलन कीजिएगा कि क्या आप जिन्होंने कभी लिखा नहीं है उनको भी समझ में आएगा, और जो बहुत कुछ लिखे हुए हैं, जिन्होंने बहुत आंसर राइटिंग की हुई है, उनको यह समझ में आएगा कि आखिर खामियां कहां पर हैं, कैसे हम अपने मार्क्स इंप्रूव करा सकें, आखिर एक प्रश्न के अंदर क्या क्या डिमांड होती है। इन सभी बातों को समझते हैं। चलिए देखते हैं आगे। ये देख लीजिए, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कुछ हमारे नए बैच आने वाले हैं, उनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। बाद में पूछते रहते हो कि कौन सा बैच आ रहा है। देखिए, आरओ का 2026 का जो बैच आने वाला है, 100% सफलता। और आपको अच्छे से पता है कि लक्ष्य आईएएस का वैसे भी आप देखेंगे तो रिकॉर्ड बहुत शानदार रहा है समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी के अंतर्गत। और जिस समय फाइनल रिजल्ट आएगा उस समय भी आप देखेंगे न जाने कितने छात्र छात्राएं ऐसे होंगे जिन्होंने इसी संस्थान से पढ़कर अपना परचम लहराया होगा। आप अच्छे से जानते हैं क्योंकि सर का इस फील्ड में व्यापक अनुभव है। इसके साथ साथ एएचसी आरओ जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का आने वाला है, उसको लेकर भी बैच शुरू हो चुका है। आपको ध्यान रखना है कि हमारे जो एप्लीकेशन है उसके माध्यम से इन सारे बैचों तक आपकी पहुंच होगी। बाकी की जानकारी सर आपको देते रहते हैं। बीईओ को लेकर भी आप लोग बहुत उलझन में रहते हैं कि आखिर बीईओ की तैयारी कैसे करें। तो बीईओ की तैयारी अगर आपको करनी है, जीत की तैयारी खासकर, यानी अगर आपको सिलेक्शन लेना है फाइनल, तो आपको कहीं और जाने की या कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं है। बिना सोचे समझे अपने आप को 1 वर्ष के लिए सौंप दीजिए लक्ष्य आईएएस संस्थान को। उसके बाद देखिएगा, अगर आप जहां जाना चाहते हैं, जो मुकाम पाना चाहते हैं, वहां तक पहुंचाकर ही रहेंगे। इसी प्रकार से यूपी पीसीएस को लेकर 2026 में, अभी आपको पता होगा 2025 वाला जो पीसीएस का एग्जाम हुआ है, उसमें डायरेक्टली सर के द्वारा पढ़ाए हुए लक्ष्य आईएएस संस्थान से जो क्वेश्चन आपको, जो सिलेबस कंप्लीट कराया गया है, उसी से आपको अधिकांश चीजें मिली हुई हैं। और यहाँ के बहुत सारे विद्यार्थियों ने प्री अच्छे तरीके से क्वालिफाई किया हुआ है, यानी 105, 1010 इस तरह के मार्क्स प्राप्त किए हुए हैं। क्वेश्चन सही है। तो याद रखिए, सारे बैच हमारे शुरू होने वाले हैं और इसके लिए जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। साथ में देखिए, आरओ मुख्य परीक्षा को लेकर भी मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है। मेंटरशिप प्रोग्राम का मतलब होता है कि अगर आपने कहीं से भी पढ़ाई कर ली है, प्री मेंस की कहीं से भी तैयारी कर ली है, उसके बाद आपको गाइड किया जाएगा कि आखिर क्या कारण है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। यही होता है मेंटरशिप प्रोग्राम। और इसी मेंटरशिप की प्रोग्राम में जो सर रहेंगे और जो पूरी टीम रहेगी, ये आपके मेंटर की भूमिका में रहेगी, ताकि आपको गाइड कर सके कि कौन सी कमियां ऐसी हैं जिसको आप दूर कर लीजिए तो आपका भी सिलेक्शन हो जाए। ये ऑफलाइन है, चूकना मत, क्योंकि अवसर फिर नहीं मिलेगा। कहा जाता है समय चूके पुनि का पछताने। तो इसीलिए जिस समय है उस समय ज्वाइन कर लीजिए। आप देख ही रहे होंगे कि सचिवालय पहुंचने का रास्ता इन सभी से होकर गुजरता है। 120 मार्क्स निबंध के हैं, पत्र लेखन 100 नंबर का, जीएस में 120 और हिंदी में 60। इतना आसान भी नहीं होता है, ठीक है, सचिव बनना। अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पर, यानी कि प्रश्न पर। यहां पर आप इसको आराम से समझना है, एकदम कोई कमी ना रह जाए। एक क्वेश्चन समझाएंगे लेकिन बड़ा आराम से, शिद्दत के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में तो
प्रश्न सबसे पहले देखिए, एक बात समझ लीजिए, अच्छा आंसर क्या होता है, बुरा आंसर क्या होता है, ये सब एक भ्रम है। कोई आपसे कहे कि अच्छा आंसर क्या है, तो याद रखिएगा, एक अच्छे आंसर का मतलब होता है कि आपसे जो पूछा गया और जितना पूछा गया, क्या आपने उतना बताया है या नहीं। अगर आपसे हमने सिर्फ नाम पूछा आपका कि आपका नाम क्या है और आपने अपना नाम हमको बता दिया, इसका मतलब है सबसे बेहतर आंसर है। अगर हमने आपसे आपका नाम पूछा और नाम की जगह आप क्या किए, पूरा कुंडली बताने लगे कि सर मेरा जन्म इस समय हुआ था, रात्रि में हुआ था, मेरे पिताजी का नाम ये है, व्यवसाय ये है, तो इरिटेशन होगा हमको। हम कहेंगे पूछा कुछ है, बता कुछ रहे हो। अधिकांश विद्यार्थियों के साथ सबसे बड़ी समस्या यही है कि उनसे पूछा कुछ जाता है और वो बताते कुछ हैं। इसीलिए कहा जाता है जो भी टॉपर होंगे, जिसको भी आप फॉलो करते होंगे, जिसको आप देखते होंगे टॉप पर, उसको देखेंगे कि वो आपसे बड़ी सटीक बात करता है। जो पूछा जाएगा, जितना पूछा जाएगा उतना ही बताएगा बस। इसीलिए यूपीएससी हो, पीसीएस हो या फिर आरओ हो, जहां कहीं भी आंसर राइटिंग की बात आती है, वहां पर याद रखिए शब्द सीमा दी जाती है और साथ में कहा जाता है कि प्रश्न में जिस चीज की डिमांड की गई है उस चीज को फुलफिल कीजिए। सारा खेल डिमांड और सप्लाई का है, मांग और आपूर्ति का है। मान लीजिए आपको अगर भोजन की आवश्यकता है और भोजन की जगह हम आपको ज्वेलरी उपलब्ध करा दें कि ये लीजिए, आप तो कहेंगे कि नहीं हम ज्वेलरी बेचकर भोजन कर लेंगे, लेकिन ये ऑप्शन भी ना हो आपके पास, तब क्या होगा, तब पेट भरेगा नहीं, भरने वाला है। यही मेन चीज है कि जिस चीज की डिमांड है उसी चीज की सप्लाई कीजिए, अपने आप और चीजें मत जोड़िए, मत दिखाइए कि आपके पास कितना ज्ञान है, इसकी कोई जरूरत नहीं है दिखाने की। जैसे यहां क्या कहा गया है कि भारत में, तो पहले पॉइंट में आपको स्पष्ट कर दिया कि आपको अपने क्वेश्चन में कहां तक सीमित रहना है, भारत पर सीमित रहना है। इस पर अमेरिका, रूस, जापान, चाइना, इन सब का जिक्र नहीं करना है। आपको पूरा फोकस किस पर करना है, भारत पर। तो भारत में हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग, अब आप जानते होंगे इकोनॉमिक्स में अगर आपने पढ़ा होगा कि हस्तशिल्प क्या होता है, कुटीर उद्योग क्या होते हैं। तो हस्तशिल्प का मतलब होता है जिसमें छोटे स्तर पर हाथ से चीजें बनाई जाती हैं, चाहे वो बास्केट यानी टोकरी वगैरह हो सकती है या चिक्स वगैरह हो सकते हैं, कोई भी चीजें होती हैं हस्तशिल्प में, वो सारी चीजें आती हैं जिनका निर्माण या उत्पादन हाथ से करते हैं, आप मशीनों का उपयोग नहीं करते हैं। कुटीर उद्योग, कुटीर का मतलब होता है, कुटीर जिसको कहते हैं हम लोग घर कहते हैं ना, कुटीर को कहा जाता है ना कि हमारी कुटिया में आइए, यानी कुटीर। तो कुटीर उद्योग का मतलब होता है ऐसे उद्योग जिसमें परिवार के सदस्य ही इन्वॉल्व रहते हैं, उन उद्योगों को क्या कहते हैं, कुटीर उद्योग। तो यहां आपसे ना तो हस्तशिल्प का मतलब पूछा है, ना कुटीर उद्योग का मतलब पूछा है, लिख दिया है केवल यहां, क्योंकि उसको उम्मीद है कि आपको यह पता होगा कि हस्तशिल्प क्या होता है, कुटीर क्या होता है। इसलिए उन्होंने सीधे सीधे यहां लिख दिया कि भारत में हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग के हास के लिए, हास का मतलब होता है नुकसान के लिए। हमारे देश में आपको पता होगा जिस समय तक ब्रिटिश नहीं आए हुए थे उस समय तक हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग इतनी अच्छी स्थिति में था, इतना बढ़िया तरीके से काम कर रहा था कि हम दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्र जिसको आप जानते हैं वहां तक अपना प्रोडक्ट बेचा करते थे। तो वही कह रहा है कि भारत में हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग के हास के लिए या पतन के लिए इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति, तो इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति का मतलब होता है, ये सारे मतलब आप पढ़ते हैं कहां, जीएस में। इसलिए कहा जाता है कि जीएस वो सारी नदियां हैं जिसके बाद आप जब उत्तर लेखन करते हैं, आंसर राइटिंग करते हैं, तो आप समुद्र में पहुंच जाते हैं। यहां पर उम्मीद की जाती है कि आपको सारे शब्द पता होंगे, सारे मतलब पता होंगे और आप तभी बेहतर आंसर लिख पाएंगे। कोई व्यक्ति सिर्फ अगर सोचे कि मैं वर्ल्ड हिस्ट्री बेहतर कर लूंगा तो मेरा वर्ल्ड हिस्ट्री का आंसर अच्छा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। आपके पास सारे विषयों की समझ होनी चाहिए। आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंटरनेशनल रिलेशन, इंडियन सोसाइटी, सोशल जस्टिस, सभी चीजों की जब समझ होगी तभी आप बेहतर आंसर कर पाएंगे। इसीलिए अपने आप को बहुत बाउंडेड मत किया करो। अब यहां देखिए, भारत में हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों के हास के लिए इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति कहां तक उत्तरदायी थी। तो पहले तो आप ये समझिए कि इस प्रश्न में पूछा क्या गया है, मेनली क्या कहना चाहता है, डिमांड क्या है। हमने कहा ना, अगर आप प्रत्येक प्रश्न की डिमांड को समझ गए तो आप सप्लाई अच्छे से कर पाएंगे, यही मेन चीज है। यहां पर कहा गया है कि हमारे देश में, आसान भाषा में समझिए क्या पूछा है। यहां कहा गया है कि हमारे देश में जो हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग का पतन हुआ है, विनाश हुआ है, उसके लिए ब्रिटेन में जो औद्योगिक क्रांति हुई थी वो कहां तक उत्तरदायी थी। यानी कि ब्रिटेन में जो 16वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति हुई थी, 16वीं 17वीं शताब्दी में, यानी मशीनों के द्वारा जो उत्पादन किया जाने लगा था, उससे हमारे देश के हस्तशिल्प
और लघु उद्योग कैसे पतन हुआ, कैसे विनाश हुआ। तो आप सोचेंगे क्या लिखें, तो एक बेहतर आंसर में आपको क्या करना होता है, पहली चीज तो उसकी एक भूमिका लिखनी होती है जिसको आप कहते हैं प्रस्तावना। इसके बाद एक पार्ट होता है जिसको कहते हैं मुख्य भाग। इसके बाद एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं निष्कर्ष। किसी भी प्रश्न के अंदर यही तीन चीजों की मांग होती है, पहले भूमिका की, उसके बाद मुख्य भाग, उसके बाद निष्कर्ष। भूमिका का मतलब क्या होता है, जैसे हम आपसे मुलाकात हो, हमारी आपसे मुलाकात हुई, हमने कहा कि आप 30 सेकंड के अंदर अपने बारे में जो कुछ बताना चाहते हो बता दीजिए, और इतना बता दीजिएगा कि हम 30 सेकंड में आपसे मिलकर आपके पूरे कैरियर, पूरी लाइफ, पूरा जीवन आप समझ सकें। यही है भूमिका। जैसे यहां पर जिन चीजों की बात की गई है उनको लेकर एक ओवरव्यू बनाना होता है भूमिका के अंदर। तो ये भूमिका बहुत निर्धारक तत्व है, चाहे आप निबंध लिखिएगा, चाहे आप मेंस में आंसर राइटिंग कीजिएगा, ये भूमिका वो शहद है जिसको सेवन करने के बाद, जिसको चाटने के बाद, जिसको खाने के बाद आपको यहां जाने की इच्छा होती है, मुख्य पार्ट पढ़ने की। अगर बहुत सारे लोग इसको गलत लिख देते हैं तो उसके बाद शायद क्वेश्चन चेक करने वाला व्यक्ति इसके आगे पढ़ना उचित ही ना समझता हो, उसका दिमाग यहीं से खराब हो जाता है। वो कहा जाता है ना कि पहली मुलाकात हमेशा याद रह जाती है, क्योंकि अनकही हुई वह बहुत कुछ कह जाती है। तो इसीलिए जब किसी एग्जामिनर का आपकी भूमिका से सामना हो तो उसको यह लगे कि नहीं, मुझे इस कॉपी को पूरा पढ़ना है, यहीं से आपके नंबर बनते हैं। यही अंतर होता है टॉपरों में और टीपरों में। जो टॉपर होते हैं उनकी कभी भूमिका पढ़कर देखिए, वो एक तरह से इस तरह से बताते हैं भूमिका को कि पूरे प्रश्न का निचोड़ वहां मिल जाता है। जैसे यहां पर किसकी बात की जा रही है, हस्तशिल्प, कुटीर उद्योग की और इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रांति को। मान लीजिए कि हमको लिखना है अगर ये भूमिका, तो हम क्या लिखेंगे। भूमिका का मतलब होता है आपको 50-60 शब्द में लिखना है। अगर 250 वर्ड में पूछा गया है, 250 वर्ड में ये पूछा गया है जैसे, तो आपको कोशिश करनी होती है कि आप 35 से 50 शब्द में बढ़िया भूमिका लिखिए। अगर हमको लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे जिस समय ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात हुआ, सूत्रपात मतलब शुरुआत हुई, जिस समय ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई उस समय वहां कच्चे माल की अत्यंत आवश्यकता पड़ी, और उसी कच्चे माल की सप्लाई उन राष्ट्रों से की गई, उन देशों से की गई जो ब्रिटेन के उपनिवेश थे, और उन्हीं उपनिवेशों में से भारत भी ब्रिटेन का एक महत्वपूर्ण उपनिवेश था। इसी कारण से कहा जा सकता है कि हमारे देश के हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों का पतन ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति का परिणाम रहा। आपने पूरे को कंक्लूड कर दिया। हम ये नहीं कहते कि ये सबसे अच्छी भूमिका है, नहीं, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि आपको भूमिका लिखनी कैसे है, हम यहां पर ये समझा रहे हैं। और भी तरीके हो सकते हैं। मान लीजिए अभी हमने आपके सामने ये बोला, अभी हम ही को चेंज करना है तो हम उसको चेंज कर देंगे। हम लिखेंगे कि किसी भी राष्ट्र में लघु और कुटीर, किसी भी विकासशील राष्ट्र के लिए उसके हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, उसकी एक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। लेकिन औद्योगिक क्रांति के दौरान भारत से कच्चे माल के रूप में उन सभी पदार्थों का या उन सभी कच्चे मालों का ब्रिटेन में क्या होता रहा, निर्यात होता रहा। यहां से तो निर्यात हो रहा है ना, निर्यात होता रहा, जिस कारण से हमारे देश के हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों का पतन हुआ। मान लीजिए नहीं पसंद आया, और लिखेंगे, और लिखिएगा, क्या लिखेंगे, लिखेंगे सीधे कि विश्व में औद्योगिक क्रांति जिसका शुरुआत सर्वप्रथम ब्रिटेन में हुआ, उस कारण से भारत के हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों का पतन हुआ, क्योंकि औद्योगिक क्रांति के दौरान जिन कच्चे माल की आवश्यकता थी उन कच्चे मालों की आपूर्ति भारत जैसे विकासशील या अल्प विकसित राष्ट्रों से की गई। उस समय हम लोग अल्प विकसित ही अवस्था में आ गए थे ना, अल्प विकसित राष्ट्रों से की गई, जिसके कारण भारत के अपने हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों का पतन हुआ। आप समझ पा रहे होंगे कि हमारी वर्ड लिमिट देखिए 35 से 50 वर्ड के बीच में वो सारी बातें कह देते हैं जिसको यहां आगे हमको लिखना है। क्योंकि आपकी भूमिका जितनी अच्छी होगी, मुख्य भाग उतना ही पढ़ा जाएगा, उतना ही अधिक पढ़ा जाएगा। जो भूमिका है इसमें आपको करना क्या है,
इसमें आपको निचोड़ लिखना है। जैसे संविधान आप पढ़ते हैं तो संविधान की जो प्रस्तावना होती है ना, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता उपलब्ध कराने के लिए, जब आप ये पूरे पढ़ते हैं, प्रस्तावना और भी है, पढ़ लीजिएगा घर में विस्तार से, जब आप ये पढ़ते हैं तो इसमें सारी बातें कही गई हैं जो संविधान में आप पढ़ते हैं। यानी कोई व्यक्ति कहा जाता है कि अगर संविधान नहीं पढ़ता है और वो सिर्फ हमारी प्रस्तावना पढ़ लेगा तो वो समझ जाएगा कि आखिर हमारा संविधान क्या उम्मीद करता है नागरिकों से, नागरिकों को क्या कुछ देने की बात करता है। ठीक इसी प्रकार से जब आप कोई भी प्रश्न लिखिएगा तो उसकी भूमिका इस प्रकार से होनी चाहिए कि उस पूरे प्रश्न का निचोड़ यहां पर दिख जाए, पढ़ने का मन करे, इतना शानदार भाषा का प्रवाह हो कि कोई व्यक्ति चेक करने वाला उसको लगे कि मुझे इसका मेन पार्ट पढ़ना है। जो आपको नॉलेज दिखाना है वो आपको मुख्य भाग में दिखाना है। अब सवाल उठता है मुख्य भाग में क्या होगा, तो मुख्य भाग में क्या करना है आपको ये भी बताते हैं। देखिए जो मुख्य भाग होता है इसमें सबसे पहली चीज क्या आती है, कंटेंट। कहेंगे कंटेंट तो सर हर जगह इंपॉर्टेंट है, पूरा एग्जाम ही कंटेंट का है। समझाते हैं क्या है। जो आपको मेन पार्ट लिखना है उसमें आपके पास क्या क्या होना चाहिए ताकि आप बेहतर आंसर लिख पाए, उसके लिए आपके पास कंटेंट होना चाहिए। और ये कंटेंट कहां से आएगा, क्लास नोट से आएगा। ये आपका कहां से आएगा, एनसीईआरटी से आएगा। और ये आपका कहां से आएगा, ये आपका रेफरेंस बुक से आएगा। और इन सब से मिलाकर जो आपके शॉर्ट्स नोट बनाए जाते हैं उससे आएगा। तो समझ लीजिए शॉर्ट नोट्स क्या करते हैं, आपने जो भी क्लास में पढ़ा हुआ है, जो भी आपने अपनी बेसिक्स बुक्स यानी एनसीईआरटी में पढ़ा हुआ है, जो भी आपने अपनी रेफरेंस बुक में पढ़ा हुआ है, उन सभी को मिलाकर, उन सभी चीजों को मिलाकर जो आप शॉर्ट्स नोट बनाते हैं, छोटा सा नोट्स, पतला सा नोट्स, जिसको एग्जाम के टाइम पर आप रिवीजन कर सकते हैं मल्टीपल टाइम, वही होता है शॉर्ट नोट्स। क्योंकि एग्जाम के टाइम पर आपके पास इतना समय नहीं है कि आप इनको पढ़ सकेंगे, लेकिन ये शॉर्ट नोट्स आपने ही तैयार किया है, इसको पढ़कर आप ये सारी चीजें कवर कर सकते हैं। इसलिए जो आपका शॉर्ट नोट्स होगा उसमें आपका मुख्य कंटेंट होगा। लेकिन सिर्फ कंटेंट लिख देने से नंबर नहीं मिलते हैं, उसके साथ साथ आपको क्या करना पड़ता है, उसके साथ साथ आपको फैक्ट्स लिखने पड़ते हैं। फैक्ट्स मतलब तथ्य। अब सवाल उठता है किस प्रकार के तथ्य लिखने हैं। देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम आपको बताएं, हम आपसे कहें कि हमारी पृथ्वी पर हमारे पृथ्वी पर कई महाद्वीप हैं और हमारी पृथ्वी पर कई महाद्वीपों में ग्लेशियर पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे कई क्या लगा रखा है, कई मतलब मैनी। लेकिन यहां पर क्या है दिक्कत, यहां पर हमने तथ्य सही यूज नहीं किया है। तो जहां जहां पर आप फैक्ट्स आपके पास नहीं होते हैं या एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं होती है या आपके पास डेटा नहीं होता है, वहां पर आपको नंबर कम मिलते हैं। इसीलिए याद रखिएगा फैक्ट्स के रूप में आपको क्या करना है, रिपोर्ट्स। चाहे ये रिपोर्ट्स आरबीआई की हो अकॉर्डिंग टू प्रश्न, जैसे यहां पर प्रश्न पूछा गया वर्ल्ड हिस्ट्री का, तो अगर ऐसा कोई हमारे पास डेटा है जो डेटा यह सिद्ध करता हो कि ब्रिटिश के आने से पहले हमारे देश में हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग बहुत अच्छी स्थिति में था, जीडीपी में इनका योगदान बहुत अधिक था, लेकिन उनके आने के बाद इसका पतन हुआ है, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कम हुआ है, तो उस डेटा को यहां यूज कीजिए, उसके आपको मार्क्स मिलेंगे। वो आपके प्रश्न को तार्किक बनाएगा, साइंटिफिक बनाएगा कि नहीं इन्होंने जो बात कही है उसके पीछे कारण है। बिना कारण के कुछ भी नहीं कहना है। याद रखिएगा महात्मा बुद्ध ने भी कहा है कि जो भी कुछ दुनिया में होता है उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है, बिना कारण के संसार में कुछ नहीं होता है। इसी प्रकार से अगर आप कोई भी प्रश्न लिखेंगे वहां आप कारण या लॉजिक नहीं लिखेंगे तो आपका प्रश्न चाहे जितना अच्छा हो, आपने चाहे जितना अच्छा आंसर लिखा हो, उसको चेक करते समय नंबर कम मिलेंगे। इसलिए रिपोर्ट्स का जिक्र कीजिए। रिपोर्ट्स में क्या क्या आता है आप जानते हैं, आईएमएफ हो सकता है यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है उसकी कोई रिपोर्ट हो सकती है। मान लीजिए अगर इकोनॉमिक्स का कोई प्रश्न आया है जीडीपी ग्रोथ रेट से संबंधित और आईएमएफ ने कोई डेटा दिया है कि भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, इस तरह से कुछ भी, उसको आप तुरंत यूज कीजिए। इसी प्रकार से अगर वर्ल्ड बैंक की आप बात करें, उसने कुछ दिया हुआ है उसको यूज कीजिए। अगर आईयूसीएन ने कोई डेटा दिया हुआ है उसको यूज कीजिए। अगर आईयूसीएन ने बताया कि ये प्रजाति संकट में है और अगर आ गया प्रश्न कि जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, जैव विविधता किस प्रकार से विनष्ट हो रही है, ये नष्ट हो रही है, तो वहां आईयूसीएन का अगर डेटा है तो उसको आप भरपूर यूज कीजिए। इसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो आरबीआई का अगर कोई डेटा है इकोनॉमिक्स से संबंधित उसको यूज कीजिए। इसके बाद अगर मिनिस्ट्री
यानी कि मंत्रालय का अगर कोई डेटा है, चाहे कृषि कल्याण मंत्रालय हो, चाहे वित्त मंत्रालय हो, चाहे विदेश मंत्रालय हो, उन सभी चीजों की ओरिजिनल या ऑथेंटिक चीजें आपको यूज करनी है। यहां नीति आयोग का डेटा हो गया, उसको यूज करना है आपको। अगर राज्यों के विकास की बात की जा रही हो, नीति आयोग ने कोई रिपोर्ट जारी की है, उस रिपोर्ट में कोई अच्छा पॉइंट है, उसको यहां कीजिए यूज। जब आप इन सभी चीजों का यूज करते हैं तो आपका जो आंसर है वो तार्किक हो जाता है। क्योंकि देखिए, हमेशा ध्यान रखिएगा, यूपीएससी में आपको अपने कंधे पर रखकर बंदूक नहीं चलानी है, पीसीएस में भी नहीं चलानी है। जहां पर भी उत्तर लेखन होगा वहां आपको अपने कंधे पर बंदूक रखनी ही नहीं है। काहे के लिए रखा जाए, क्यों मुसीबत मोल ली जाए। मान लीजिए अगर कोई बात हम कह रहे हैं कि भारत एक विकासशील राष्ट्र है, भारत 2045 तक या 2047 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, तो इसके पीछे नीति आयोग की रिपोर्ट है ना, उसको लगाइए कि नीति आयोग किस बेसिस पर ये कह रहा है। हम क्यों इसके लिए गुनहगार बने भाई, हमको क्या मतलब है। अगर कोई संस्था रिपोर्ट दे रही है, उनको यूज कीजिए। इससे वो एग्जामिनर चेक करने वाला ये समझ जाता है कि ये पढ़ने वाला व्यक्ति अपडेट भी है, साथ में मंत्रालय को फॉलो करता है, सरकारी साइटों पर भी जाता है, उनको सब पता चल जाएगा। यहां से यूज करनी है। रिपोर्ट के साथ साथ आपको यूज करना है कोई रिपोर्ट, तो आपने यूज कर दी, लेकिन रिपोर्ट के साथ साथ अगर आप कोई मैप डायग्राम अगर बना सकें, मैप डायग्राम फ्लो चार्ट, क्योंकि जब आप मैप बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं, फ्लो चार्ट बनाते हैं, तो किसी पढ़ने वाले व्यक्ति को समस्या उत्पन्न नहीं होती है। ऐसे समझ लीजिए आसान भाषा में, जैसे मान लीजिए आप कहीं पर गए, खाना खाने के लिए उन्होंने बुलाया और खाने में खाली आपको सब्जी रख दिए, आप थोड़ी देर देखते रहे कि रोटी भी आएगी, चावल भी आएंगे, लेकिन कुछ नहीं आया, तो आपका दिमाग क्या होगा, एकदम गुस्सा जाएंगे, ये क्या है, ये तो हमारी बेइज्जती है। ठीक इसी प्रकार से जब कोई एग्जामिनर कॉपी चेक करता है आपकी, उस समय जब उसको सिर्फ लिखा हुआ दिखता है, खाली लिखा हुआ, कोई चित्र नहीं, थोड़ी देर 2 4 5 लाइन 10 लाइन पढ़ने के बाद वो क्या करता है, या 2-3 क्वेश्चन पढ़ने के बाद वो एक नॉर्मल अनुमान बना लेता है कि इसको इतने नंबर देने हैं। लेकिन अगर आप बुफे सिस्टम में जाते हैं, जहां पनीर भी है, राजमा भी है, रसमलाई भी है, रसगुल्ला भी है, सब कुछ है, तरह तरह की मिठाई, वहां थोड़ा थोड़ा आप टेस्ट करते हैं, बाद में अगर बहुत तारीफ करते हैं कि बहुत शानदार खाना की व्यवस्था थी। इसी प्रकार से एग्जामिनर को यह दिखाइए कि हमारे हर प्रश्न में कुछ ना कुछ डाइवर्सिटी है। इतना ही नहीं, एक प्रश्न के अंदर भी डाइवर्सिटी है। अगर पूछा गया है कि भारत में कोयला का क्षेत्र कौन सा है, शानदार मैप बनाइए। कितना 30 सेकंड तो लगेगा, प्रैक्टिस कीजिए इसकी। कहेंगे मैप तो हम बना नहीं पाते हैं, तो पहली बार ही तो बहुत कुछ कर रहे हैं, पहली बार ही तो यूपीएससी में पीसीएस में सिलेक्शन लेना है, तो इतना तो करना पड़ेगा आपको। इसी प्रकार से डायग्राम बनाइए। क्या होता है, उनको भी पता है कि 3 घंटे का जो समय है 20 क्वेश्चन को करने के लिए पर्याप्त नहीं है, बहुत कम समय है। जिस समय आप लिखेंगे उस समय आपको समझ में आएगा। इसीलिए एक समझदार व्यक्ति, एक स्मार्ट व्यक्ति क्या करेगा कि मैप, डायग्राम, फ्लो चार्ट के माध्यम से सारी चीजों को दर्शा देगा कम शब्दों के अंदर, और उसका टाइम बच जाएगा। समझ में आ रहा है, ये चीजें बहुत जरूरी होती हैं। यानी कि आप जो मुख्य भाग है उसमें आपका कंटेंट यहां से मिल जाएगा, अच्छा खासा कंटेंट है आपके पास, लेकिन आप न इन सभी की रिपोर्ट को यूज कर रहे हैं, ना आपके पास कोई डेटा है। उसके बाद आप सोचे कि नहीं आपको बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे, तो यह संभव नहीं है। इसके बाद आता है निष्कर्ष। अभी हम इसको बताएंगे, चिंता मत कीजिए, इसको अभी हम बता रहे हैं, लिखवाएंगे नहीं, आपको सिर्फ एक ओवरव्यू देंगे, समझा भी रहे हैं। निष्कर्ष में क्या करना होता है, जिस प्रकार से आपने भूमिका या प्रस्तावना को लिखा, उसमें एकदम निचोड़ डाल दिया कि शुरुआत में जिसने 3 लाइन पढ़ ली उसको समझ में आ गया कि नहीं, इसने पूरा शानदार तरीके से समझा दिया पूरी बातों को। इसी प्रकार से जब आप निष्कर्ष लिखते हैं तो निष्कर्ष का मतलब होता है, कहा जाता है कि शुरुआत हो सही तो बहुत कुछ सही हो जाता है, लेकिन जब निष्कर्ष आपका शानदार होता है तो आपको नंबर मिलने ही मिलने हैं। ये ठीक इस प्रकार से समझिए कि आप किसी की शादी में गए हुए हैं, उन्होंने शुरुआत में आपका सम्मान कर दिया, उसके बाद रात भर आपको कोई पूछा भी नहीं, आप थोड़ा सा अपसेट हुए कि आज तो देखो बेइज्जती कर रहे हैं, कोई आ ही नहीं रहा है, लेकिन सुबह मस्त 2000 रुपया 2100 रुपया लेकर आपका टीका कर दिए, आप घर एकदम फूल कर जाएंगे, कितना सम्मान किए हैं। यही होता है निष्कर्ष। अगर आपने यहां सब कुछ अच्छा लिखा लेकिन निष्कर्ष आपका सही नहीं है तो समझ लीजिएगा कि आपके नंबर फिर भी कटने हैं। तो निष्कर्ष होना कैसा चाहिए, निष्कर्ष कहता है कि मुझे इस प्रकार से लिखो कि मैं पॉजिटिव हूं। नकारात्मक से नकारात्मक चीज को अगर उसमें लिखा हुआ है प्रश्न में कि भारत की जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या देश के विकास में बाधक है,
तब भी आपको निष्कर्ष लिखते समय थोड़ा सा पॉजिटिव होना है। आपको लिखना है कि यह बात सच है कि अगर हमने अपने देश की जनसंख्या को नियंत्रित करने का प्रयास नहीं किया, उनको स्किल करने का प्रयास नहीं किया, तो यह हमारे राष्ट्र की प्रगति में बाधक बन सकती है। लेकिन यह भी संभावना है कि अगर हम अपनी जनसंख्या को प्रशिक्षित कर सके, कौशल का विकास कर सके, उनको पर्याप्त रोजगार के अवसर उपलब्ध करा सके, तो भारत जो विकसित भारत का लक्ष्य 2047 तक प्राप्त करना चाहता है, उसको 2030 में ही प्राप्त कर लेगा। इतना पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन ऐसी बात नहीं लिखनी है कि कल ही कर लेगा, थोड़ा सा यह भी देखना है कि टाइमलाइन है ना। तो यह निष्कर्ष होता है। जैसे यहां पर हमने आपको समझाया, निष्कर्ष समझ में आ गया। तो निष्कर्ष थोड़ा सा आपका पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरा, सजेशन बेस्ड होना चाहिए, यानी कोई भी बात आप कह रहे हैं तो उसमें सुझाव दीजिए। ये मत सोचिए कि नहीं नहीं हमको जो कहा है प्रस्तावना में लिखा वही निष्कर्ष में लिख देंगे। 99% स्टूडेंट जो मेंस की आंसर राइटिंग करते हैं, उनकी सबसे बड़ी कमी यहां नजर आती है। निष्कर्ष में वो क्या करते हैं, जो प्रश्न में पूछा गया है उसी को एज इट इज उतारने की कोशिश करते हैं। जैसे प्रश्न आप देख रहे हैं, तो निष्कर्ष अगर लिखना होगा विद्यार्थियों को तो क्या लिखाएंगे कि यह बात सच है कि भारत की हस्तशिल्प, लघु उद्योग, कुटीर उद्योगों के पतन में ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति ही मुख्य रूप से जिम्मेदार रही है। बस हो गया निष्कर्ष। ये कोई निष्कर्ष है? अरे निष्कर्ष तो वो होता है जिसको पढ़ने के बाद सजेशन मिले, सुझाव मिले, पता चले कि नहीं आप बहुत पॉजिटिव हैं, आप बहुत दूरदर्शी हैं, आप बहुत देश के बारे में सोचते हैं, आपके पास सजेशन है, तभी तो आप प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे। एक प्रशासनिक अधिकारी, डीएम, एसडीएम, कभी आपको ऐसा दिखाई देता कि नहीं मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा? हमेशा हर चीज के लिए उसके पास सलाह होती है, सुझाव होते हैं। तो इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि निष्कर्ष ऐसा लिखिए कि पढ़ने वाला व्यक्ति आपके दिमाग को समझ सके, नहीं इसके दिमाग में बहुत पॉजिटिव चीजें हैं, अगर ये प्रशासन में आएगा तो कुछ अच्छा करेगा। जैसे इसी चीज को अगर आपको लिखना है कि भारत में हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों के ह्रास के लिए इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति कहां तक उत्तरदायी थी, अगर इसी का निष्कर्ष आपको लिखना है तो आप सीधे सीधे लिखिए कि यह बात सच है कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के कारण भारत के उद्योगों का पतन हुआ है, क्योंकि भारत से कच्चे माल का पलायन कहां होता रहा है, ब्रिटेन में होता रहा है। लेकिन इसके साथ साथ हमें यह भी देखना पड़ेगा कि स्थानीय स्तर पर भी हमारे देश में बहुत सारी ऐसी खामियां थी जिस कारण से हम अपने लघु उद्योग, कुटीर उद्योग को आगे नहीं ले जा सके हैं। हालांकि वर्तमान समय में अगर आप देखेंगे तो हमारे देश में लघु कुटीर उद्योग बहुत तेजी से पनप रहे हैं और इनको प्रोत्साहन देने के लिए सरकार भी अनेक प्रकार से प्रयास कर रही है। सरकार का आपको पक्ष लेना है क्योंकि आप सरकार में जाने वाले हैं। खाली ये मत लिख दिया कि जी नहीं हमारे देश में प्रशासनिक अधिकारी चोर हैं, हमारे देश के सभी प्रशासनिक अधिकारी भ्रष्ट हैं, हर एक नेता भ्रष्ट होता है। अगर आप इस तरह की चीजें लिखेंगे तो वो आपका आंसर पढ़ने से पहले ही काट दिया करेंगे। क्यों? आप प्रशासन में जाने वाले हैं। यू आर ऑल्सो पार्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यू कैन नॉट ब्लेम एनीथिंग। आप किसी चीज के लिए ब्लेम नहीं कर सकते हैं। आपके पास सजेशन होने चाहिए, कूल माइंड रहिए एकदम। समझ में आ गया? तो अगर इस क्वेश्चन को हम आपसे कहें कि हमको लिखना है, हम आपको बोलकर बता रहे हैं, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, लिखिएगा और टेलीग्राम पर जरूर जुड़िएगा। ध्यान रखिएगा टेलीग्राम के माध्यम से आपका बहुत भला हो सकता है। और साथ में जिसको फॉलो कीजिए, जिस चैनल से जुड़िए उस पर ट्रस्ट रखिए और कंटिन्यू जुड़िए। आंसर राइटिंग लगातार चलती रहेगी। आज आपको हम शुरुआत से ही बता रहे हैं, इतनी देर से बताए हुए हैं, तो समझ लीजिए। प्रश्न है कि भारत में हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों के ह्रास के लिए इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति कहां तक उत्तरदायी थी। तो आपको सीधे सीधे शुरू करना है कि 16वीं 17वीं शताब्दी में ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई। उसी औद्योगिक क्रांति के कारण मानव के द्वारा किए जाने वाले श्रम का स्थान मशीनों ने ले लिया और मशीनों के कारण निर्माण हुआ, जिस कारण से बहुत अधिक कच्चे माल की आवश्यकता हुई और इस कच्चे माल की आपूर्ति भारत जैसे उपनिवेशों से की गई। ये आपकी प्रस्तावना या भूमिका हो गई। मुख्य पार्ट में आएंगे तो मुख्य पार्ट में कंटेंट तो आपके पास होना ही चाहिए। फिर आप लिखेंगे औद्योगिक क्रांति से आज से है ऐसे परिवर्तनों से जिसके कारण मानव के द्वारा किए जाने वाला उत्पादन मशीनों से किए जाने लगता है और यही सारे परिवर्तन ब्रिटेन में दिखाई देने लगे, जिसको औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना गया। इसे औद्योगिक क्रांति इसलिए कहा गया क्योंकि इसका प्रभाव न सिर्फ ब्रिटेन तक बल्कि यूरोप के साथ साथ दूसरे दुनिया के और राष्ट्रों में भी पड़ा, इसलिए इसको क्रांति के नाम से जाना जाता है या औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। अगर हम देखें तो औद्योगिक क्रांति के पहले तक भारत में हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों की बहुत बेहतर स्थिति थी और हमारे देश की अर्थव्यवस्था में हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों का एक योगदान बहुत अच्छा था। अब हम जो कह रहे हैं बहुत अच्छा योगदान था। यहां आपके पास क्या होना चाहिए? एग्जैक्ट डेटा होना चाहिए जो इकोनॉमिक्स से आपको मिलेगा। आपके पास हर विषय की समझ है,
हम आपको सिर्फ गाइड कर रहे हैं कि अल्टीमेट आपको करना क्या है। बहुत अच्छा योगदान था, यहां पर आपको डेटा लिखना है कि 20%, 50%, 60% कैसा योगदान था, ये आपको लिखना है। इसके बाद आप लिखेंगे कि लेकिन जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई उस दरमियान ये देखा गया, उस दौरान ये देखा गया कि भारत में या भारत जैसे अन्य उपनिवेशों से बड़े पैमाने पर कच्चे माल को विदेश की ओर या ब्रिटेन की ओर पलायन किया गया या ब्रिटेन की ओर ले जाया गया। इसी संदर्भ में कहा भी जाता है कि औपनिवेशिक काल के दौरान गंगा के पानी को निचोड़कर टेम्स में डाल दिया गया, यानी कि भारत जैसे उपनिवेशों के कच्चे माल को ले जाकर ब्रिटेन में ले जाया गया और इसी कारण से ब्रिटेन में तो औद्योगिक क्रांति सफल हुई, लेकिन इसका दुष्प्रभाव भारत जैसे राष्ट्रों में दिखाई दिया, क्योंकि भारत में जब कच्चे मालों की कमी पड़ी या ऐसे उत्पाद या ऐसी चीजों की रॉ मटेरियल की कमी पड़ी जो जिन पर हमारा हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग टिका हुआ था, तो हमारा हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग तबाह हो गया, पतन हो गया। और इसके लिए बहुत हद तक ब्रिटेन की पॉलिसी भी जिम्मेदार थी, क्योंकि हमारे देश में बहुत अधिक क्या लिया जाता था, लगान। इसलिए भी हमारे देश में हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध नहीं हो पाता था। अब बात करते हैं निष्कर्ष की। समझ में आ रहा जो हम बोल रहे हैं? याद रखिएगा 230 से 250 वर्ड के बीच में ही है, 230 से 250 शब्द के बीच में। अब कहेंगे आपको कैसे पता? ये सारा का सारा खेल क्या है? प्रैक्टिस का है, नॉलेज का नहीं, प्रैक्टिस का। याद रखिएगा, प्रैक्टिस मैन मेक परफेक्ट। जिस दिन आप जितनी अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना अधिक आप सक्षम बनते जाएंगे, थॉट अपने आप आते जाएंगे। हमारे यहां पर भी कुछ नहीं रखा हुआ है, हम भी आपको सीधे सीधे क्वेश्चन देखकर ही बता रहे हैं। और इतना ही नहीं, आप कुछ दिन बाद यूट्यूब पर हमको, कुछ दिन बाद क्या, कल से ही आपको देना हो तो यूट्यूब पर प्रश्न दिया कीजिए, उसी प्रश्न को यहां सॉल्व करा दिया करेंगे। कमेंट में बताया कीजिए कौन सा प्रश्न है, उसको हम सॉल्व यहां करा दिया करेंगे, बता दिया करेंगे आपको। हमारा काम थोड़ी है ये करना कि हम आपको तथ्य जोड़ें, हम आपको सिर्फ समझाएंगे कि आपका आंसर बेटर कैसे बन सकता है। अब निष्कर्ष अगर लिखना है तो हमने बताया ही था कि यह बात सच है कि भारत के हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों के पतन में बहुत बड़ा कारक ब्रिटेन की नीति थी, क्योंकि वहां पर औद्योगिक क्रांति के कारण हमारे देश में कच्चे माल की कमी हुई। लेकिन इसके साथ साथ हमें यह भी देखना चाहिए कि भारत में भी स्थानीय स्तर पर जो राजा महाराजा थे उस समय, उनके द्वारा भी जो नीति अपनाई गई या जिस प्रकार से इन लोगों का एक्सप्लॉयटेशन, शोषण किया गया, उसके कारण भी हमारे देश में हस्तशिल्प का पतन हुआ। लेकिन वर्तमान समय में आप देखेंगे स्वतंत्रता के बाद से ही भारत में इन सभी चीजों पर बहुत अधिक प्रोत्साहन दिया जा रहा है। सरकारें लगातार योजनाओं के माध्यम से इन सभी को सशक्त करने का प्रयास कर रही हैं। अब हमने आपको फिल्मों में बता दिया, आपको सरकार की योजनाओं के भी एक दो के जिक्र कर देने हैं, साथ में उनकी स्थिति में क्या चेंजेस आ रहे हैं ये भी आपको लिख देना है। हो गया निष्कर्ष। और बेहतर कैसे कर सकते हैं इनकी स्थिति को, यह भी आपको सुझाव देना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा इतनी देर में कि अल्टीमेट हमारा उद्देश्य क्या है, और आप भली भांति समझ चुके होंगे। हमारे इंस्टाग्राम से भी जुड़ जाइएगा, वहां भी आपको सजेशन मिलते रहेंगे। हालांकि इंस्टाग्राम में देखिए फालतू की चीजों से दूर रहा कीजिए, वो 30 सेकंड का वीडियो आपके 30 साल के भविष्य के करियर को भी तबाह कर सकता है। लेकिन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसमें भी काफी चीजें आपको अच्छी मिल जाती हैं। ये डिपेंड करता है आप किन चीजों से जुड़े हुए हैं। यूट्यूब चैनल से भी जुड़ जाइए, जो संस्थान के 2 अपने ऑफिशियल चैनल हैं उनसे जुड़ जाइए, साथ में टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, वहां आपको कंटेंट मिलता रहेगा। और बाकी कमेंट के माध्यम से जो भी पूछना चाहते हैं पूछते रहिए, आपके हर कमेंट को पढ़ा जाता है। साथ में जो बाकी कहा जाता है क्या है, लाइक और फॉलो शेयर बाकी करते रहिए आराम से। हमारा संस्थान को भी आप आगे बढ़ाइए और हम आपको भी वहां तक पहुंचाते हैं जहां पहुंचना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।